मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम इत्तला रिपोर्ट। तो प्रत्येक आदमी, हर नागरिक, आम आदमी जानता है कि एफआईआर या प्रथम इत्तला रिपोर्ट क्या होती है तथा कहाँ दर्ज कराई जाती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले जो सीआरपीसी की धारा 154 में जो है इसका वर्णन था, इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अभी जो है 173 बीएनएस 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसकी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है तथा इसकी जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा उससे भिन्न कर दिया गया है, और वैसे आसान भी है और वो अच्छा भी है। उसके अंदर काफ़ी बातें जो है नई जोड़ी गई, तो उसका हम बात करेंगे। तो एफआईआर जो होती है संबंधित थाने में अमूमन दर्ज कराई जाती है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं उनमें दर्ज कराई जाती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वे ऑफेंसेज होते हैं जिसमें जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश करने की पावर होती है। उसमें तफ्तीश या जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से कोई आज्ञा लेने की उसको आवश्यकता नहीं है, और पुलिस उसमें स्वयं जो है कर सकती है। वो संज्ञेय अपराध होते हैं, काबिल दस्तांदाजी पुलिस कहते हैं उनको, काबिल दस्त। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं वो होते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस, यानी कि जिसमें पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के आगे गिरफ्तार नहीं कर सकती, या बिना पुलिस जो है वो बिना मजिस्ट्रेट के आगे जांच तफ्तीश शुरू नहीं कर सकती है। उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो मित्रों, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है दर्ज की जाती है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिसमें सजा के प्रावधान ज़्यादा होते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जो एफआईआर के जो नए प्रावधान जोड़े गए 173 में, तो उसके बारे में जो है कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, कैसे आप जो है बिना किसी की सहायता के या बिना अधिवक्ता के या बिना किसी लीगल एक्सपर्ट के अपनी स्वयं एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो मित्रों, एफआईआर जो है आप अपने निकटतम थाने में जा सकते हैं। वैसे तो जो जिसको क्षेत्राधिकार होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें आप एफआईआर दर्ज करें तो त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन जो बीएनएसएस में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक आप किसी भी थाने में इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार के ना होते हुए भी आप जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे कि जो क्षेत्राधिकार में एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो मित्रों, जहाँ भी आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है तो आप संबंधित थाने में जाएंगे, या ज़्यादा हो तो आप अपने निकटतम थाने में आप जा सकते हैं। आप जो है अपनी रिपोर्ट वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित रिपोर्ट आप दे सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं है तो आप किसी से लिखवा भी सकते हैं, तो लिखित में आप रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, या आप मौखिक रिपोर्ट दे सकते हैं। यदि आप मौखिक रिपोर्ट देंगे तो वहाँ पर जो उपस्थित जो कर्मी ड्यूटी पर है या जो एसएचओ की तरफ से जो वहाँ पर तैनात है कर्मी, वो उसको लिखेगा, लिखकर पढ़कर आपको सुनाएगा, और उसके बाद आप हस्ताक्षर करेंगे। तो पढ़कर आप उसको हस्ताक्षर करिए। तो एफआईआर के लिए आप लिखित कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, जो बीएनएसएस में एक प्रावधान और भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी जो है आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है वो साइट्स हैं, जैसे हरियाणा पुलिस का हरियाणा-पुलिस.गवर्नमेंट इन, दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट इन सिटीजन सर्विस, राजस्थान में राजकोऑप सिटीजन है। इस तरह हर स्टेट की वो अलग अलग अपनी ऐप और साइट्स हैं, उस पर आप जाकर जो है वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपको पहले अपनी एसएसओ आईडी जो है बनानी पड़ेगी। एसएसओ आईडी बनाने के बाद उसमें आपकी जो ईमेल आईडी है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका एड्रेस है, वो सब उसके अंदर अपलोड होंगे, और उसके बाद आप एसएसओ आईडी से आप जो संबंधित जो फॉर्म है वो ईमेल के द्वारा भरकर आप ईमेल करेंगे। तो वो जो आप ईमेल करेंगे वो संबंधित थाने में जाएगी। संबंधित थाने में जाने के बाद मित्रों, उसमें आप जो 3 दिन के अंदर आपको जो वहाँ जाकर आपको जाना पड़ेगा, पर्सनल रूप से या फिजिकल रूप से आप वहाँ जाएंगे, उसमें हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करके आपको ईमेल के जरिए ही जो आप उसमें एड्रेस देंगे उसमें आपको एक कॉपी जनरेट होगी, और वो कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखित में आपको जो लिखित या मौखिक आपने दिया या आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो है जारी किया, तो वहाँ पर वो संबंधित धाराओं में उसके द्वारा एफआईआर द्वारा संबंधित स्टाफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यहाँ मित्रों, यदि वो क्षेत्राधिकार के
में नहीं है, आप नियरेस्ट स्टेशन में गए लेकिन वहाँ का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वो भी आपको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी प्रक्रिया के द्वारा आप अपनी एफआईआर वहाँ दीजिए। एफआईआर आप इलेक्ट्रॉनिकली दी है तो दर्ज करके आपको 3 दिन में उसमें हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, और आपने मौखिक दी है तो वो लिखित में उसको लिख करेंगे, और यदि आपने लिखित में दिए तो वो दर्ज करके आपको उसकी एक कॉपी आपको वहाँ पर जो देंगे, उसको बाई हैंड आपको कॉपी देंगे। तो मित्रों, लेकिन जो बिना क्षेत्राधिकार के जो एफआईआर होगी, जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई एफआईआर का नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो संबंधित थाने में ट्रांसफ़र की जाएगी, इसलिए उसको 0 एफआईआर कहते हैं। उस एफआईआर को 0 के नंबर से दर्ज किया जाता है। तो उसके 0 एफआईआर के बारे में मित्रों हम अलग से बात करेंगे। अब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दर्ज कराई या लिखित कराई या मौखिक कराई, वहाँ दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद आपको उसकी कॉपी मिल गई, तो मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हों, जैसे कि 64 है, 65, 66, ये जो भारतीय नागरिक संहिता जो है, यानी कि जो पहले आईपीसी थी, ये रेप है, महिलाओं के साथ जो है गैंग रेप है, कस्टोडियल रेप है, या उनका जो लज्जा भंग करना है, या उनको स्टॉकिंग पीछा करना है, ऐसे यदि मामले हैं तो ऐसे मामलों में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी वो किसी महिला अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाएगी। उसमें जो है जो पुरुष अधिकारी जो होगा वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, केवल महिला के उसके द्वारा ही दर्ज की जाएगी। यहाँ मित्रों एक बात और भी है कि यदि जो ऐसी महिला है जो स्थायी या अस्थायी रूप से मेंटल या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है जो अस्थायी रूप से डिसेबल्ड हो गई है, मेंटली परेशान है, या फिजिकली डिसेबल हो गई है, या वो स्थायी रूप से पहले से ही वो मानसिक रूप से डिसेबल है या अक्षम है, तो ऐसी जो शिकायत होगी, एफआईआर होगी, वो उसके घर पर जाकर दर्ज की जाएगी। ऐसी महिला के घर पर वो महिला अधिकारी जाएगी, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करेगी, और ऐसी एफआईआर की वीडियोग्राफी भी की जाएगी, साथ में वीडियोग्राफी की जाएगी, साथ में उसके 164 यानी 164 जिसको आम भाषा में कहते हैं कि 164 के बयान दर्ज हो गए, जो अभी 183 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित किया जाता है और उसके बयान दर्ज किए जाते हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है, तो उसी के आधार पर जो है आगे जांच अमल में लाई जाती है। और बिना क्षेत्राधिकार के जो एफआईआर दर्ज होती थी, 0 एफआईआर, इसके प्रावधान जो है इसमें नहीं था। हालांकि जो निर्भया कांड दिल्ली में 2012 में हो, तो उसके बाद जो है एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज होने लगी थी, लेकिन कोई स्पीकिंग प्रोविजंस जो है 154 सीआरपीसी में नहीं थे। अब उसमें वो प्रावधान कर दिए गए। तो मित्रों, महिला की जो एफआईआर होगी वो महिला अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाएगी। यदि वो स्थायी या अस्थायी रूप से मेंटली, फिजिकली, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उसके घर पर जाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान किए जाएंगे। यहाँ मित्रों एक बात और आती है कि आपने एफआईआर दर्ज कराई, तो उसमें एक प्रावधान और है कि जो एसएचओ महोदय हैं, उनको लगता है कि मामला बनता है कि नहीं बनता है, तो वो इसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। ऐसे मामले जिनमें 3 साल से ज़्यादा सजा या 7 साल से कम है, तो उसमें जो अपने वो डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके या पूर्व परमिशन लेके उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, और 15 दिन में उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके उस नतीजे पर पहुंचेंगे और उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और प्राइमा फैसा ही लगता है कि मामला हुआ है, तो ही कैन प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो जाँच के लिए आगे चलेंगे और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देंगे। यहाँ वो अपनी मर्जी से जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते, उसके लिए उनको डिप्टी एसपी से परमिशन लेनी ही लेनी होगी। अब मित्रों यहाँ बात आती है कि आपने सब प्रक्रिया अपनाई, लेकिन एसएचओ ने जो है आपकी कार्रवाई नहीं की या एफआईआर दर्ज करने से मना किया या एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आप क्या करेंगे? तो मित्रों उसमें जो है आप जो है संबंधित एसपी जो महोदय हैं, जो जिले के जो एसएसपी महोदय हैं या कहीं एसपी हैं या कहीं कमिश्नर हैं, उनको आप एक लिखित में अपनी रिपोर्ट जो है उसको जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करेंगे। लिखित में होगी और आप उसको डाक के द्वारा प्रेषित करेंगे। रजिस्टर्ड डाक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड डाक से आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने उसको प्रेषित किया है।
तो एसपी को जाएगी, उसकी आप ट्रैकिंग रिपोर्ट ले सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहाँ पहुंची, या आपकी रिपोर्ट आपको लगा कि एसपी साहब को मिल गई है। उसके बाद आप 1-2 दिन इंतज़ार करिए, आपको पुलिस फ़ोन पर कंटेक्ट करेगी। नहीं करती है तो यानी कि आपको लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आप अगली स्टेप आप लेंगे। अगले स्टेप के लिए आपको क्या करना है कि जो आपने लिखित में एसएचओ साहब को जो आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया था एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लेंगे। एसपी को जो आपने लिखित में रिपोर्ट भेजी थी उसकी कॉपी लेंगे। साथ में जो आपने पोस्ट ऑफिस में जो रजिस्ट्री की थी जो या रसीद है जो आपके पास, उसकी कॉपी लेंगे। और उसके साथ आप एक एफिडेविट लगाएंगे और एक कंप्लेंट तैयार करके आप संबंधित कोर्ट में आप देंगे कि इस तरह जो है मेरे द्वारा एसएचओ को ये रिपोर्ट दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर मैंने एसपी महोदय को दी, जिसकी ये रसीद है और साथ में एक मेरा एफिडेविट है, और इस तरह जो है मेरी कार्रवाई की जाए। तो अदालत को, या तो अदालत इस पर क्या करेगी, कंसर्न एसएचओ या पुलिस को नोटिस देगी कि भैया आप बताइए कि आपने दर्ज की है कि नहीं की है। और उसकी रिपोर्ट लेने के बाद कोर्ट को लगता है कि जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं, तो कोर्ट जो है कंसर्न एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश दे सकती है। और कोर्ट को लगता है कि ऐसी एविडेंस जो है आपके पास ही है, पुलिस को भेजने की या एविडेंस कलेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, यही बयान दर्ज कराए जाए और आप ऐसी एविडेंस जो है आप पेश कर सकते हैं जो आपके पास है। तो आप ऐसी एविडेंस अपनी कोर्ट में भी लीड कर सकते हैं, वो बयान कराइए, कोर्ट उसमें जो है कॉग्निजेंस लेगी और मुलजिमों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगी। तो मित्रों, इसमें जो है एकदम सीधा और सरल प्रक्रिया है, एकदम पारदर्शिता है। पहले जो ये प्रावधान थे जो एसपी को हम देते थे, उसकी जो है कॉपी लगाने का, एफिडेविट का या पोस्ट ऑफिस की रसीद का, ये प्रावधान पहले नहीं थे। पहले आप जो है अदालत में सीधा इस्तिगासा भी करते थे कि मैं एसएचओ के पास गया, मैं एसपी साहब के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, अब वो कॉपियाँ आपको लगानी पड़ेंगी, एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने ये पूरी प्रक्रिया अपनाई। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है, लेकिन आपने जैसे ऐसा मामला है, नेचर ऑफ केस ऐसा है कि उसके अंदर बहुत त्वरित कार्रवाई चाहिए और आपको जो है, तो आप सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया नहीं अपनाई तो ये प्रोसीजरल लैप्स तो हो सकता है, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उससे जो प्रसंज्ञान लेना या उसमें जो कार्रवाई करने का मजिस्ट्रेट का जो क्षेत्राधिकार है उसको कर्टेल या उसको छोटा नहीं किया जा सकता। उसको पूरी पावर है कि वो इस बिना प्रक्रिया के अपनाए भी वो अदालत में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जहाँ तक संभव है ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और ये जो लिखित में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा में इसके प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर इस पर जो है निर्णय आते रहे हैं, तो उसमें लेकिन आपको संतुष्ट करना पड़ेगा कोर्ट का कि आपने ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई। इसमें मित्रों सबसे जो अहम बात है वो यही है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे, इसके लिए जो अलग से प्रावधान किए हैं ताकि उनको जस्टिस मिल सके, उनके जो मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सके, उनका तुरंत उनको मेडिकल रिलीफ मिल सके, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके, उनके बयान वगैरह दर्ज करा के जो बयान जो एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सके, तथा दोषी लोग जो हैं उसमें उचित कार्रवाई। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।